नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित यानी नामकरण व काल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और यह श्रृंखला आपके यानी स्कूल व्याख्याता व सेकंड ग्रेड भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और मित्रों, यानी ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ये दूसरा पार्ट है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी पार्ट यानी 10-10 15 मिनट के जो भी पार्ट बनेंगे वह लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई गई? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई गई? तो सही उत्तर होगा वर्णानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और समाज शास्त्रीय पद्धति। और मित्रों, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है जिसको मान्यता मिली है तो वह है विधेयवादी पद्धति। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर ने कौन सी पद्धति अपनाई? तो सही उत्तर होगा वर्णानुक्रमी पद्धति को। यानी यानी जो वर्णानुक्रमी पद्धति है, इनमें जो कवि है या जो लेखक हैं उनका जो परिचय है वो वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार किया गया है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने कौन सी पद्धति अपनाई है? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने कौन सी पद्धति अपनाई? तो सही उत्तर होगा कालानुक्रमी पद्धति। और मित्रों, याद रखिए कि जो कालानुक्रमी पद्धति होती है इसमें ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण करते समय रचनाकार के जन्म तिथि को आधार बनाया गया। यानी जिस कवि का जन्म पहले हुआ उसको पहले स्थान दिया गया, यानी उसको उसकी रचना को आधार नहीं बनाया गया बल्कि कवि के जन्म को ही इसमें आधार बनाया गया। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई? तो सही उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। मित्रों, याद रखिए कि इस प्रणाली में असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए जाते हैं तथा यह जो प्रणाली है ये साहित्य इतिहास लेखन के लिए उपयोगी तो है ही, परंतु एकांकी इतिहास दृष्टि भी रखती है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका सूत्रपात किसने किया? तो सही उत्तर होगा फ्रेंच विद्वान गारसा दे तासी ने। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसको सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसा दे तासी ने किया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो सही उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में। बात करें आज के अगले प्रश्न की। गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यानी गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी कितने भागों में है? यानी गारसा द तासी का जो ग्रंथ है वह कितने भागों में लिखा हुआ है? तो सही उत्तर होगा 2 भागों में। और मित्रों, याद रखिए कि प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। और मित्रों, याद रखिए कि इसमें पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है तथा साथ ही कवियों के रचनाकाल का निर्देश भी दिया गया है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। मित्रों, याद रखिए कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य
यानी हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है और इसकी रचना 1883 में हुई थी। और मित्रों याद रखिए कि इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना कब हुई? ये बात तो हम पहले कर चुके हैं, यानी शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना कब हुई? तो सही उत्तर होगा 1883 में, लेखक शिव सिंह सेंगर। और मित्रों याद रखिए कि लगभग यानी इस ग्रंथ में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों के जीवन चरित्र व कृतियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया है? किस इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया है? तो सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है? किस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है? तो सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मित्रों याद रखिए कि इसका प्रकाशन 1888 में हुआ तथा इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। यानी इस ग्रंथ का प्रकाशन की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन हुआ और इस ही ग्रंथ में भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और मित्रों याद रखिए कि इसको पहला ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को काल क्रम से वर्गीकृत किया जाने के कारण। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किसने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है? तो सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, मिस्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का वर्णन है? मिस्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का वर्णन है? तो सही उत्तर होगा 5000 कवियों का। और मित्रों याद रखिए कि मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना 4 भागों में हुई है तथा इसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। अब मित्रों बात की जाए कि मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कितने भागों में हुआ, तब आपका उत्तर होगा 2 भागों में। और बात करें कि इसकी रचना कितने भागों में हुई, तब उत्तर होगा 4 भागों में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसने लिखा? तो सही उत्तर होगा 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मित्रों याद रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में किस पद्धति को अपनाया? तो सही उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा रामकुमार वर्मा। और मित्रों याद रखिए कि रामकुमार वर्मा के लिखे ग्रंथ यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में समय सीमा 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक माना है। और मित्रों याद रखिए कि यह एक अधूरा ग्रंथ है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, रामकुमार वर्मा के ग्रंथ में किस काल तक का वर्णन है? यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ग्रंथ में किस काल तक का वर्णन है? तो सही उत्तर होगा भक्ति काल तक का। और आगे वो इस ग्रंथ को नहीं लिख पाए। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? तो सही उत्तर होगा 12 भागों में। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी और उसकी कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल संप्रदाय, तुलसीदास, प्रीतिकाल, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि। इस प्रकार उन्होंने कुल 12 भागों में इसको बांटा है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी शुरुआत कब से मानी है? तो सही उत्तर होगा 700 ईस्वी से। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है?
मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो सही उत्तर होगा 5 भागों में। लेकिन मित्रों याद रखिए कि अगर 5 भाग वहां पर नहीं दिए गए हों तो दूसरा ऑप्शन होगा 8 भागों में। यानी प्रथम जो 3 भाग है उनको उन्होंने 2-2 भागों में बांटा है, तो 6 तो वो हो गए, और चौथा और 5वां भाग, यानी 5 भाग कौन कौन से? आरंभिक काल, तो आरंभिक काल को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। दूसरा काल है माध्यमिक काल, इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। तीसरा है अलंकृत काल, इसको भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। और चौथा भाग है परिवर्तन काल, और 5वां काल है भाग है वर्तमान काल। यानी मिस्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 8 भागों में बांटा, और मुख्य मूल रूप से देखा जाए तो ये 5 भागों में है: आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तित काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। यानी जो प्रारंभिक 3 काल है, आरंभिक, माध्यमिक और अलंकृत काल, इनके 2-2 भाग और हैं। अगर इनको भी हम ऐड करते हैं तो इसके कुल 8 भाग हैं। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की शुरुआत मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की शुरुआत मानी है, तो सही उत्तर होगा 1050 विक्रम संवत से। अगर सन की बात करें तो 993 ईस्वी में। मित्रों याद रखिए कि अगर 1050 न दिया हो तो 993 दिया हुआ मिलेगा, यानी जो विक्रम संवत है वो ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता। और बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की जो काल विभाजन किया है उसको उन्होंने दोहरे नामकरण दिया है, यानी 2 भाग, 2-2 नाम। पहला आदिकाल, और आदिकाल को उन्होंने नाम दिया वीरगाथा काल। और इसकी बात करें इसकी समय सीमा की, तो आदिकाल या वीरगाथा काल की जो समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। बात करें दूसरे काल की, पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल भी कहा है। और इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 तक। यानी पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की समय सीमा 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक। मित्रों बात करें तीसरे काल की, तो उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने दूसरा नाम ऋतिकाल दिया है। और बात करें कि उत्तर मध्यकाल या ऋतिकाल की समय सीमा क्या है, तो विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 तक। और बात करें चौथे भाग की या चौथे काल की, आधुनिक काल, और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा है। और मित्रों याद रखिए कि गद्य काल या आधुनिक काल की समय सीमा क्या रखी, तो विक्रम संवत 1900 से लेकर अब तक। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? यानी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो सही उत्तर होगा वीरकाल। बात करें इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। यानी पहला आदिकाल या वीरकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल श्रृंगार काल, और चौथा आधुनिक काल या गद्य काल। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। आरंभिक काल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? आरंभिक काल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की। आरंभिक काल को संक्रमण काल किसने दिया? यानी आरंभिक काल को संक्रमण काल नाम किसने दिया, तो सही उत्तर होगा डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने। और डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 5 चरणों में किया, अर्थात हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 5 भागों में किया है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। हरिश्चंद्र वर्मा ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? यानी डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने आधुनिक काल की आधुनिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उसने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, तो सही उत्तर होगा आधुनिकतावादी चेतना काल। बात करें आज के अगले प्रश्न की। नलिन विलोचन शर्मा ने विधेयवादी साहित्य इतिहास का प्रवर्तक किसे माना है? नलिन विलोचन शर्मा ने विधेयवादी साहित्य इतिहास का प्रवर्तक किसे माना है, तो सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन को। मित्रों याद रखिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यानी जो नलिन विलोचन शर्मा ने, उन्होंने कहा है अपने हिंदी साहित्य, अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो इनका ग्रंथ है उसमें लिखा है कि विधेयवादी, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास में आचार्य शुक्ल इसके प्रवर्तक न होकर के जॉर्ज ग्रियर्सन है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किसने किया, तो सही उत्तर होगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर तथा मिस्र ग्रियर्सन
तथा मिश्र बंधु के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? यानी शिव सिंह सेंगर तथा गिरियर्सन व मिश्र बंधु के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सही उत्तर होगा वृत्त संग्रह। यानी शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गिरियर्सन और मिश्र बंधुओं द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह का नाम दिया है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? तो सही उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद में। और मित्रों, याद रखिए कि मिश्र बंधु विनोद में या इन्होंने द्वितीय भाग में अलंकृत काल का उल्लेख किया है। और मित्रों, आज की बात करें आज के इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा ग्रंथ के लेखक कौन है? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा मोतीलाल मेनारिया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे हिंदी साहित्य के काल क्रम, और यानी हिंदी आदिकाल है, इसको कौन किस कवि ने क्या नाम दिया और रीतिकाल को क्या नाम दिया गया, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।